गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बोर सिद्धांत को आगे पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने जो बोर सिद्धांत को पढ़ा था उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपके सामने रिवाइज करने वाला हूँ। देखिए, हमने बोर सिद्धांत पढ़ा था, उसके मुख्य अभिगृहित पढ़े थे। उसमें हमने एक बात पढ़ी थी कि बोर सिद्धांत क्या कह रहा है। इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा और निश्चित त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर काटता है, जिसे हम स्थायी कक्षा कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षा में चक्र काटता है तब उसकी एनर्जी लॉस नहीं होती, न वो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करता है और न उसका रिलीज करता है एनर्जी। क्लियर है? तो एनर्जी रिलीज कब करता है, कब वो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करता है, उसका रीजन क्या है कि जब वो अपनी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, अपनी कक्षा से उच्च कक्षा में जाएगा, तब वो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। जब वो उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आएगा तब वो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। क्लियर है? दूसरी बात, उसने ये कहा कि जब इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षा में चक्कर काटता है, उस स्थायी कक्षा की त्रिज्या हम सूत्र द्वारा निकाल सकते हैं, और उस स्थायी कक्षा में उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के लिए उसने सूत्र व्युत्पन्न किया। दो सूत्र हमने मेनली पढ़े थे, और वो क्या थे? त्रिज्या का फॉर्मूला क्या था? Rn इक्वल टू 52.9 गुणा n स्क्वायर बटा z पिकोमीटर। ये दो फॉर्मूले थे। ये स्थायी कक्षा की त्रिज्या का सूत्र है 52.9 गुणा n स्क्वायर बटा z पिकोमीटर। यहां कौन कौन क्या क्या है देखिए। n क्या है? कोस की संख्या। z क्या है? तत्व का परमाणु क्रमांक। z क्या? तत्व का परमाणु क्रमांक। ठीक है। एक सूत्र उसने दिया कि जब इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षा में चक्कर काटता है उसकी एनर्जी कितनी हो सकती है। तो उसके लिए उसने फॉर्मूला दिया En बराबर -2.18 इंटू 10⁻⁻18। जो सूत्र था वो था 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर जूल। ये स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र है। यहां भी z बराबर क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक। n बराबर क्या हो जाएगा? तत्व के कोस की संख्या। किस कोस में वो इलेक्ट्रॉन बैठा है। मैं दोनों पर आपको एक एक न्यूमेरिकल सोल्व करवा सकता हूं। पहला क्वेश्चन मैं आपसे कहूं कि हाइड्रोजन के परमाणु में पांचवें कोष का मतलब क्या हो गया? n इजिकल टू 5। पांचवें कोष की त्रिज्या ज्ञात करो। पांचवें कोष की क्या ज्ञात करो? त्रिज्या। आपसे क्या पूछा है? पांचवें कोष के लिए। अब पांचवें कोष का मतलब क्या हुआ? n बराबर 5 और परमाणु कौन सा है? हाइड्रोजन परमाणु के लिए z इजिकल टू कितना हो जाएगा? 1। तो ये आपको वैल्यू इस फॉर्मूले में रखनी है। तो 52.9 गुणा n की जगह कितनी वैल्यू आएगी? 5 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन z की वैल्यू आ जाएगी। एक आंसर किस में आ जाएगा? पिकोमीटर। क्लियर है? उसके बाद ये जो त्रिज्या का आंसर आया, इसी से हम ये भी निकाल सकते हैं कि उस पांचवें कोष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी। ऊर्जा का सूत्र ये है। आपको रखना क्या है? n बराबर तो क्या रखना है? 5, क्योंकि पांचवें कोष की बात हो रही है। z बराबर क्या रखना है? 1, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु की बात हो रही है। तो आंसर क्या आ जाएगा? n की जगह क्या रखूंगा मैं? 5। पांचवें कोष की एनर्जी बराबर -2.18 इंटू 10⁻⁻18 गुणा z की जगह तो 1 होगा जाएगा, 1 का स्क्वायर
n के स्क्वायर की जगह कितने का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर अपॉन इनटू क्या हो जाएगा जूल। यहां जो आंसर आएगा वो 5वें कोष में इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई, ऊर्जा। तो बोर ने हमें स्थायी कक्षा की त्रिज्या और उस स्थायी कक्षा में चक्कर काटते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करने के हमें सूत्र दिए। क्लियर है? ये दोनों सूत्र हाइड्रोजन के अलावा ऐसे परमाणु या आयन पर भी अप्लाई होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 1। जैसे मैंने कल आपको कहा था लिथियम +2, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 1। तो लिथियम +2 पर भी ये वाले दोनों फॉर्मूले अप्लाई होंगे, न कि किस पर होंगे, लिथियम प्लस पर। ओके, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हीलियम प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1। प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु या आयन में है तो उस पर ये बोर सिद्धांत का जो हाइड्रोजन मॉडल है ये उस पर अप्लाई होता है। क्लियर है? ये जो 2 फॉर्मूले दिए थे बोर ने, ये दोनों फॉर्मूले दोनों पर न्यूमेरिकल। क्लियर है? ये कल की क्लास का हमने रिवीजन किया। ओके, अब देखिए बोर मॉडल की सहायता से एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमारे पास आता है और वो है हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या। हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या। जो फर्स्ट सबसे मुख्य जो महत्व है वो क्या है, वो है हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या। हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या। ओके, देखिए हाइड्रोजन का हमने रेखीय स्पेक्ट्रम पढ़ा था जब हमने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था। रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल के मध्य में हमने एक बात पढ़ी थी कि रिडबर्ग नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में प्राप्त होने वाली स्पेक्ट्रमी रेखाओं के लिए एक सूत्र दिया था उसने, और उसने कहा था कि स्पेक्ट्रमी रेखाओं को तरंग संख्या द्वारा निरूपित किया जाता है। तो सूत्र क्या बनता है, न्यू बार इज इक्वल टू 109677 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, बोलिए सेंटीमीटर इनवर्स। ये उसने दिया था। लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, 4-5 श्रेणियां हमने बनाई थी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती हैं उनकी 5 श्रेणियां हमने लिखी थी, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट और फुंड। वो उसने एक फॉर्मूले के तहत दिया था। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की मात्रात्मक व्याख्या हम बोर सिद्धांत द्वारा कर सकते हैं कि क्या वाकई में वो फॉर्मूला जो था वो सही था या गलत था। तो देखिए बोर क्या कह रहा है, बोर कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षा में चक्कर काटता है, स्थायी कक्षा कौन सी है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, तो उस त्रिज्या और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है वो नियत रहती है, उसको क्या कहा गया था, स्थायी कक्षा। दूसरी बात, स्थायी कक्षा हम उसे भी कह सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π हो या उसका पूर्ण गुणज होता है, उस कक्षा को क्या नाम दिया गया था, स्थायी कक्षा। और स्थायी कक्षा में चक्कर काटता हुआ इलेक्ट्रॉन कभी भी अपनी एनर्जी का लॉस नहीं करता, न वो एनर्जी लेता है न वो एनर्जी देता है। कब, जब वो स्थायी कक्षा में चक्कर काटता है। स्थायी कक्षा का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π हो या उसका पूर्ण गुणज हो। क्लियर है? लेकिन तो फिर एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब कब करता है? बोर ने कहा जब परमाणु अपनी कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करता है, अवशोषण करता है, और जब वो उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो एनर्जी वो रिलीज करता है। इसी आपको अपना आधार मानेंगे। देखिए बोर ने क्या कहा कि एक इलेक्ट्रॉन है, निम्न से उच्च में जा रहा है, उच्च से कहाँ आ रहा है, निम्न में, तो दोनों कोषों के बीच के मध्य ऊर्जा का अंतर क्या होगा, वो देखिए आप। 2 स्थायी कक्षा, 2 स्थायी कक्षाओं के
मध्य ऊर्जा का अंतर, दो स्थायी कक्षाओं के मध्य ऊर्जा का अंतर। तो डेल ई का मतलब क्या हुआ? ऊर्जा का अंतर। किसके मध्य ऊर्जा का अंतर? प्रारंभिक कक्षा और अंतिम कक्षा। इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च कक्षा में जाए, उच्च से या निम्न में आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन्हीं दो कक्षाओं के मध्य ऊर्जा का अंतर। डेल ई क्या हो जाएगा? ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ई फाइनल ई इनिशियल का मतलब क्या हुआ? ई फाइनल का मतलब, फाइनल का मतलब अंतिम। इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में आया है उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ई फाइनल। ई इनिशियल किसको कहेंगे? जिस कक्षा में वो था उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या कहलाएगी? ई इनिशियल। प्रारंभिक कोष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, और ये क्या हो जाएगा? अंतिम कोष में। जैसे मैं कहूं इलेक्ट्रॉन पहले कोष से दूसरे कोष में जाता है, तो फाइनल कौन सा हो गया? दूसरा कोष। प्रारंभिक कौन सा हो गया? पहला कोष। मैं कहूं इलेक्ट्रॉन चौथे से तीसरे में आता है, तो चौथा क्या था उसका? प्रारंभिक कोष। तीसरा क्या हो गया उसका? अंतिम कोष। ओके, तो ई फाइनल माइनस ई आई, प्रारंभिक कोष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। ये समीकरण मैं लिख रहा हूं, और इस समीकरण को मैंने कितना नंबर दिया है? 1 नंबर। ये दोनों ही ऊर्जा है, चाहे वो प्रारंभिक कोष की हो और चाहे वो अंतिम कोष की हो। तो इनके फॉर्मूले क्या होंगे? देखिए, हमने एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखा? En बराबर माइनस RH 1/n² लिखा था हाइड्रोजन के लिए। हम चूंकि हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए मैं यहां पर Z की वैल्यू कितनी रख रहा हूं? 1। इस फॉर्मूले को हमें 2 बार लिखना है, एक बार फाइनल ऑर्बिट के लिए और एक बार इनिशियल ऑर्बिट के लिए। तो देखिए, चूंकि En इजिकल टू क्या होता है? माइनस RH 1/n² जूल। ये कहां से लिखा है मैंने? बोर मॉडल से। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए, डेल ई बराबर, ई फाइनल के लिए क्या हो जाएगा? माइनस RH गुणा 1/nf²। nf² का मतलब अंतिम कोष, माइनस RH गुणा 1/ni²। कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों का माइनस हो गया। अब देखिए, बाहर साइन किसका है? माइनस का, तो अंदर वाला साइन किसका of जाएगा? प्लस का। ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस वाला हो गया, तो इसको पहले लिख लो। डेल ई बराबर RH गुणा 1/ni² माइनस, ये माइनस का है, ये तो माइनस का साइन प्लस का साइन हो गया, बाहर जब माइनस था तो ये माइनस का ही है, तो RH गुणा 1/nf²। क्लियर है? दोनों में RH कॉमन आ जाएगा। डेल ई बराबर RH 1/ni² माइनस 1/nf²। समीकरण नंबर, इसको मैं समीकरण नंबर 2 दे देता हूं, इसको समीकरण नंबर 3 दे देता हूं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए, RH का मतलब क्या होता है? RH क्या है? रिडबर्ग स्थिरांक। RH क्या है? रिडबर्ग स्थिरांक, जिसकी वैल्यू क्या थी? 2.18 × 10⁻18 जूल। तो मैं लिखूंगा कि चूंकि RH जो है रिडबर्ग स्थिरांक, वो है 2.18 × 10⁻18 जूल। ये होती है किसकी वैल्यू? RH की वैल्यू।
रीडबर्ग स्थिरांक की वैल्यू होती है। क्यों? तो देखिए समीकरण 3 से ये वैल्यू आपको याद रखनी है समीकरण 3 में। तो डेल ई बराबर 2.18 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है, 1/ni² माइनस 1/nf² जूल। ये एनर्जी का फॉर्मूला बन गया डेली का। डेली का मतलब क्या हुआ? डेली का मतलब हो गया किन्हीं दो स्थायी कक्षाओं के मध्य ऊर्जा का अंतर। क्लियर है? आपसे कोई कहे इलेक्ट्रॉन के पहले कोष तथा पांचवें कोष के मध्य एनर्जी का अंतर कितना है, तो आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं। किन्हीं भी दो स्थायी कक्षाओं के मध्य ऊर्जा के अंतर को आप इस सूत्र द्वारा निकाल सकते हैं। एन की वैल्यू सिर्फ आपको रखनी है, एन बराबर 1, एनएफ का मतलब 5वां, इनिशियल और फाइनल। क्लियर है? ये डेरिवेशन आपको यहीं तक एक बार लर्न करना है। इसके बाद सिर्फ आप में कन्वर्जन है, इसमें चेंज करना है सिर्फ। और वो चेंज क्या करना है, उस चेंज से पहले मैं आपको यहाँ तक के फॉर्मूले को एक बार वापस से रिवाइज कर रहा हूँ। हाइड्रोजन के रेख स्पेक्ट्रम की व्याख्या के लिए बोर ने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और जब वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो एनर्जी को रिलीज करता है। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ? किन्हीं दो स्थायी कक्षाओं के मध्य ऊर्जा के अंतर को मैं कैसे लिख सकता हूं? डेली बराबर EF माइनस EI। क्लियर है? ये ई का फॉर्मूला हमें बोर ने दिया था। ये फॉर्मूला हमने दो बार लिखा है, एक बार फाइनल के लिए, एक बार इनिशियल के लिए। है तो एनर्जी, तो ये फॉर्मूला है। समीकरण नंबर 2, RH को मैंने क्या कर लिया? कॉमन। कैसे देखो, बाहर साइन किसका था? माइनस का, तो ये साइन किसका हो गया? प्लस का। तो प्लस वाले को तो मैंने पहले लिख दिया और माइनस वाले को मैंने कहाँ लिख दिया? बाद में। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा होने के बाद मैंने दोनों में RH को कॉमन ले लिया, 1/ni² माइनस 1/nf²। RH की वैल्यू क्या होती है? 2.18 × 10⁻⁻18 जूल। ये वैल्यू मैंने इस समीकरण नंबर 3 में रख दी। तो ये वाला फॉर्मूला आ गया। जो हमारे पास फॉर्मूला है, आया है, वो फॉर्मूला जो है उसकी सहायता से हम किन्हीं दो स्थायी कक्षाओं के मध्य ऊर्जा को अंतर को निकाल सकते हैं। ओके, एक कक्षा की ऊर्जा चाहिए आपको तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए आप बोर सिद्धांत वाला। किन्हीं दो स्थायी कक्षाओं के मध्य ऊर्जा का अंतर चाहिए तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्लियर है? तो जो फॉर्मूला हमारे पास आया है वो है डेल ई इजिकल टू 2.18 गुणा 10⁻⁻18 1/ni² माइनस 1/nf² जूल। ये फॉर्मूला आ गया सर। ठीक है, अब हम इसी ऊर्जा के सूत्र से मैं ये कहूं कि ये जो समीकरण था, मान लीजिए समीकरण नंबर कितना था? 4। समीकरण 4 किसका फॉर्मूला है? समीकरण 4 फॉर्मूला है किन्हीं दो स्थायी कक्षाओं, किन्हीं दो स्थायी कोषों के मध्य ऊर्जा के अंतर का सूत्र है। आपसे कोई ये कह दे कि किन्हीं दो स्थायी कोषों के मध्य आवृत्ति का कितना अंतर है, ये तो किसका अंतर है? दो कक्षाओं के बीच ऊर्जा का अंतर है। आपसे पूछ रहे दो कक्षाओं के बीच आवृत्ति का कितना अंतर है, तो हम ऊर्जा को आवृत्ति में चेंज कर सकते हैं। मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, E बराबर h न्यू। आपको यदि आपके पास यदि आवृत्ति है न्यू, तो आप उस आवृत्ति को किससे मल्टीप्लाई करके, प्लांक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके क्या चेंज कर सकते हो? एनर्जी बना सकते हो। आपको एनर्जी दे रखी है, आवृत्ति चाहिए, तो इसी x का इसमें क्या कर दो? भाग दे दो, तो क्या बढ़ जाएगी? आवृत्ति। कहने का मेरा मतलब क्या हुआ? आप आवृत्ति को ऊर्जा में, ऊर्जा को आवृत्ति में, ऊर्जा को लैम्डा में, लैम्डा को आवृत्ति में, आवृत्ति को लैम्डा में चेंज कर सकते हैं। पढ़े थे हमने जब विद्युत चुंबकीय विकिरण की जो है वो तरंग प्रकृति पढ़ी थी तब। तो देखिए
इस ऊर्जा के संगत जो है वो आवर्ती का अंतर, इस ऊर्जा के संगत आवर्ती का अंतर होगा। तो देखिए, चूंकि न्यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल ई अपॉन एच। ये सूत्र कहां से लाया हूं मैं, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से। ई बराबर एच न्यू, तो मुझे न्यू चाहिए, मुझे आवर्ती चाहिए, तो मैं ऊर्जा में किसका भाग लगा दूंगा, प्लांक कांस्टेंट का। तो देखिए, न्यू बराबर डेल ई की वैल्यू कहां है, ये रही, लिखिए 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, 1/ni² माइनस 1/nf² बटा क्या हो जाएगा बताओ, x क्या है, प्लांक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने प्लांक नियतांक की वैल्यू रख दी है, ऊपर ई की वैल्यू इस सूत्र से यहां रख दी, एच की वैल्यू। अब देखिए, न्यू बराबर, जब आप इस राशि का इसमें भाग लगाएंगे तो देखिए आपको इसमें कैलकुलेशन करनी है। मैं एक बार सीधे यहां पर लिख देता हूं कि 3.29 इंटू 10⁻15 जूल से तो जूल कट जाएगा, रह क्या जाएगा, सेकंड नीचे है, ऊपर जाते हैं सेकंड इनवर्स 1/ni² माइनस 1/nf², सेकंड इनवर्स। और सेकंड इनवर्स की जगह क्या लिख सकते हैं, हर्ट्ज लिख सकते हैं अपन। तो ये आ गया साहब आपके पास सूत्र, समीकरण नंबर 5। समीकरण 4 क्या था, किन्हीं दो स्थायी कक्षाओं के मध्य ऊर्जा का अंतर था, समीकरण नंबर 4। उन्हीं दो स्थायी कक्षाओं के मध्य आवर्ती का अंतर समीकरण नंबर 5 है। मैंने एनर्जी को आवर्ती में चेंज किया प्लांक कांस्टेंट से डिवाइड करके। क्लियर है? तो आपसे कोई कहे कि दो स्थायी कोषों के मध्य आवर्ती का अंतर कितना होता है, तो आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं। आपको रखना कुछ नहीं है, प्रारंभिक कोष का संख्या मान लिखना है, अंतिम कोष का मान लिखना है, बाकी फॉर्मूला पहले से सेट है। देखिए, अब मैं ये कहूं कि जो मैंने ये आवर्ती निकाली है, इस आवर्ती को यदि मैं तरंग संख्या में रिप्रेजेंट करूं, तरंग संख्या इस आवर्ती के संगत तरंग संख्या न्यू बार होगी। इस आवर्ती के संगत बोलिए न्यू बार का वैल्यू क्या होगी, तो न्यू बार क्या होता है साहब, न्यू बार होता है न्यू अपॉन सी। ये सूत्र हमने पढ़े विद्युत चुंबकीय विकिरण की, जब हमने तरंग प्रकृति पढ़ी थी वहां कुछ फॉर्मूले हमने पढ़े थे, सी बराबर न्यू लैम्डा, ठीक है। तो वहां से मैंने सूत्र निकाला है कि न्यू बार क्या होता है, न्यू अपॉन सी। अब आपको न्यू बार चाहिए, तरंग संख्या चाहिए, तो आप आवर्ती में प्रकाश के वेग का भाग लगाएंगे। आवर्ती कहाँ है, आवर्ती रही साहब समीकरण नंबर 5 में। समीकरण नंबर जो 5 है वो आपके पास आवर्ती का सूत्र है। तो देखिए, आवर्ती का सूत्र समीकरण नंबर 5 से लिखिए, 3.29 गुणा 10⁻15 1/ni² माइनस 1/nf², सेकंड इनवर्स। डिवाइड किससे करना है इसमें, सी प्रकाश का वेग 3.0 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। सेकंड से सेकंड इनवर्स कट जाएगा ये, तो आंसर जो भी आएगा वो किस में आएगा साहब, मीटर इनवर्स। आंसर किस में आएगा, मीटर इनवर्स। क्लियर है? और जो आंसर आएगा वो आंसर आ क्या रहा है वो देखिए आप,
1.09677 इंटू 1/ni² माइनस 1/nf² मीटर इनवर्स। मीटर ऊपर चला गया। ये आया आंसर किसका? न्यू बार। समीकरण नंबर 6। किन्हीं दो स्थायी कोशों के मध्य ऊर्जा के अंतर को इस सूत्र द्वारा, उन दोनों कक्षाओं के मध्य आवर्ती के अंतर को इस सूत्र द्वारा, दोनों कक्षाओं के मध्य तरंग संख्या के अंतर को इस सूत्र द्वारा। पर रिडबर्ग ने जो फॉर्मूला दिया था वो फॉर्मूला अलग था, वो सेंटीमीटर इनवर्स में था। तो अपन चेंज कर देंगे इसको। देखिए कैसे, ये किस में है? मीटर इनवर्स में। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको मैंने गलत लिख दिया। 1.09677 इंटू 10⁻⁷ क्लियर है? अब देखिए, ये पॉइंट यहां पड़ा है। इस पॉइंट को जब आप इधर ले चलेंगे 1 2 3 4 5 प्लेस उधर चलेंगे तो क्या हो जाएगा? न्यू बार बराबर 109,677 इंटू 10⁻²। 2 क्यों? क्योंकि जब इस पॉइंट को उधर लेके गए हैं तो 10⁻⁻5 से मल्टीप्लाई हो गया। 5 स्थान मैंने खिसकाए हैं तो 10 की घात 2 ही बच गए। 1/ni² माइनस 1/nf² मीटर इनवर्स। रिडबर्ग ने हमें जो फॉर्मूला दिया था वो सेंटीमीटर में था। तो चलिए अब क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में परिवर्तित करेंगे साहब। मीटर इनवर्स का मतलब क्या हुआ? ये मीटर कहाँ है? एक्चुअली नीचे है। मीटर इनवर्स तो ऊपर लिख रखा है, नीचे करते ही क्या हो जाएगा? देखिए, इस मीटर इनवर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये मीटर इनवर्स है, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, यहां से हटा करके ऐसे मीटर। एक्चुअली ये जब ऊपर जाएगा तो अपने आप इनवर्स हो जाएगा, तो मैंने इसको नीचे लिख दिया। अब मुझे मीटर को किस में चेंज करना है? सेंटीमीटर में। तो मीटर के 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 10⁻²। तो देखिए 10⁻² सेंटीमीटर। 1 मीटर की जगह मैंने क्या लिख दिया? 10⁻², 100 सेंटीमीटर। 10 की घात 2 नीचे है, वो ऊपर, ये दोनों यहां से कट गए, ये सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? न्यू बार इज इक्वल टू 109,677 1/ni² माइनस 1/nf² सेंटीमीटर इनवर्स। ये फॉर्मूला हमें किसने दिया था? रिडबर्ग ने दिया था। वहां n1 था, कोई दिक्कत नहीं है, इनिशियल को 1 मान सकते हैं, फाइनल को 2 मान सकते हैं। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 7। इसका मतलब रिडबर्ग ने जो समीकरण दिया था हमें हाइड्रोजन के रे के स्पेक्ट्रम में, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट और फुंड श्रेणियों की स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त करने के लिए जो रिडबर्ग ने हमें फॉर्मूला दिया था, वो फॉर्मूला क्या था? बिल्कुल राइट था। इसको हमने बोर सिद्धांत की सहायता से सिद्ध कर दिया है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि आप हाइड्रोजन के रे के स्पेक्ट्रम की व्याख्या बोर सिद्धांत द्वारा कैसे करेंगे। आपको ये डेरिवेशन कम से कम यहां तक आना चाहिए कि किन्हीं दो स्थायी कक्षाओं के मध्य ऊर्जा का अंतर जो है वो हम सूत्र 4 द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। फिर हमने ऊर्जा को आवर्ती में चेंज किया है, आवर्ती को तरंग संख्या में चेंज किया है। 2 फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। ऊर्जा के बाद आवर्ती बनानी है, आवर्ती के बाद आपको तरंग संख्या न्यू बार बनाना है। क्लियर है? ये जो फॉर्मूला है ये रिडबर्ग ने दिया था। अब जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है? आप कब एनर्जी रिलीज होगी, कब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, उसके लिए भी आप हिंट दे सकते हैं कि मान लीजिए जो सूत्र आपने पढ़ा है, ऊर्जा का जब भी क्या होगा? अवशोषण होगा। ऊर्जा का क्या होगा? जब भी अवशोषण होगा तो एन फाइनल की वैल्यू ज्यादा होगी इनिशियल से, मतलब अंतिम कोश का मान ज्यादा होगा प्रारंभिक कोश से, तब तो ऊर्जा का क्या होगा? अवशोषण। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन निम्न से कहां जाएगा? उच्च में। तो फाइनल कक्षा उच्च कक्षा होगी, जब वो निम्न से उच्च में जाएगा तब ऊर्जा का क्या करेगा? अवशोषण। ऊर्जा का उत्सर्जन क्या होगा? ऊर्जा का उत्सर्जन क्या होगा? कब होगा? जब इनिशियल की वैल्यू ज्यादा होगी फाइनल से, मतलब जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से कहां आएगा? निम्न कक्षा में। प्रारंभिक कोश का मान ज्यादा होगा,
और अंतिम कोश का मान क्या होगा, कम, तब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। तो ये दो वैल्यू है साहब कि कब एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा और कब एनर्जी रिलीज होगी। ओके, इतना सब होने के बाद बोर सिद्धांत द्वारा हम स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन ओनली, परंतु ओनली किसके, हाइड्रोजन के एक स्पेक्ट्रम की व्याख्या या कोई ऐसा परमाणु आयन जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है की व्याख्या अपन कर सकते हैं। बोर मॉडल में भी कुछ कमियां थी जिनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि बोर सिद्धांत में क्या कमियां थी और उन कमियों को पूरा करने के लिए फिर किस मॉडल की तरफ वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित हुआ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।